डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएनपीजी कॉलेज हिसार। ये हाइड्रोलॉजी पेपर का फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन, नेचर, स्कोप और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन, हाइड्रोलॉजी की शाखाएं, हाइड्रोलॉजी की परिभाषाएं और हाइड्रोलॉजी के डेवलपमेंट में किन किन स्कॉलर्स ने अपना योगदान दिया है, हाइड्रोलॉजी के मेजर एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोलॉजी का नेचर कैसा है, हाइड्रोलॉजी का स्कोप क्या है और हाइड्रोलॉजी के अंदर ऐतिहासिक डेवलपमेंट या ऐतिहासिक विकास हाइड्रोलॉजी का कैसे हुआ है, इनका अध्ययन हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलॉजी। जब 19वीं सदी के अंदर हाइड्रोलॉजी के विकास के अंदर मुख्य रूप से रिवर इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई और अर्बन ड्रेनेज जैसे विषयों को ही कंसिडर किया जाता था। लेकिन जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो हाइड्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, जो ये विषय थे, जैसे रिवर इंजीनियरिंग है, वाटर सप्लाई है और शहरी विकास, अपवाद अंतर है, इनसे धीरे धीरे ये दूर हटता गया और जो हाइड्रोलॉजी है वो अपने जो वैज्ञानिक टॉपिक है या वैज्ञानिक फोकस है उनकी तरफ इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो मूव होता चला गया। कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो डाटा कलेक्शन की तरफ चला गया और डाटा कलेक्शन के साथ साथ जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस है उनके ऊपर हाइड्रोलॉजी का मेन कंसर्न हो गया, मेन फोकस हो गया। तो इसके साथ साथ जब 20वीं सदी के दौरान ज्योग्राफी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उनसे संबंधित हर तरह के सब्जेक्ट का विकास हुआ, तो उस तरह के सब्जेक्ट, रिसोर्स सब्जेक्ट के अंदर हाइड्रोलॉजी भी एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में उभर कर सामने आया। और जो हाइड्रोलॉजी है एक प्राकृतिक जो साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, उसका एक अभिन्न अंग है। और हाइड्रोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वाटर से संबंधित कि वाटर कहाँ पर पाया जाता है, वो कौन सी लोकेशन पर है। जैसे वाटर एटमॉस्फेयर पे है, वाटर धरातल पर है, वाटर ओशियन के अंदर है और भूमिगत जल के अंदर, भूमिगत या भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है वो किस लोकेशन के ऊपर जल विद्यमान है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे ओशियन हो, चाहे सब सरफेस हो, उसके साथ वो किस कंडीशन के अंदर है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो गैसेज फॉर्म में है या वो सॉलिड फॉर्म में, वो किस कंडीशन के ऊपर वाटर अवेलेबल है वहां पर और कैसे मूवमेंट हो रहा है उसका, जैसे सरफेस रन ऑफ है या फिर अंडरग्राउंड या भूमिगत जल के रूप में रन ऑफ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो ब्रैकिस वाटर है, वो खारा जल है, वो ताज़ा जल है, उसके अंदर हार्डनेस है, कठोरता है उसके अंदर, या वो प्रदूषित वाटर है, पोल्यूटेड है, या वो अल्कलाइन वाटर है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, इसका अध्ययन हम हाइड्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंदर करते हैं। और इनके अध्ययन को हम इनका अध्ययन कैसे करेंगे हम, इनका मेजरमेंट करके, उनका मूल्यांकन करके, मूल्यांकन, उनकी मैपिंग करके, और कैसे हम इनका जो वाटर रिसोर्स है उसका साइंटिफिक यूज कैसे कर सकते हैं और कैसे इनको बचा के रख सकते हैं, इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, और ये सब हम किसी भी स्थान के और समय के संदर्भ में इनका अध्ययन करते हैं। और इनका अध्ययन क्यों करते हैं, और इस वाटर रिसोर्स का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम इस वाटर रिसोर्स का ह्यूमन वेलफेयर के, इससे ह्यूमन का वेलफेयर या मानव का कल्याण हो, उसके एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, जो पर्यावरण सुरक्षा है वो भी बनी रहे, और जो वाटर रिसोर्स है उसके अंदर संतुलन, जल संसाधन है उसका संतुलन बना रहे। इसलिए हाइड्रोलॉजी के अंदर हम जल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, उसकी लोकेशन से लेकर उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिटी, उसके मूवमेंट से संबंधित वाटर के हर पहलू का हाइड्रोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं, जिसकी वजह से क्या कि जो इम्पोर्टेंस है हाइड्रोलॉजी की वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार जो सिंपल शब्द में हाइड्रोलॉजी क्या है, हाइड्रोलॉजी मुख्य रूप से जो जल की अक्रेंस की, जल कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, वो महासागरों के अंदर है, वो ग्लेशियर में है, वो सरफेस एरिया पे है, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसकी स्टोरेज कहाँ है, महासागरों में, झीलों में, नदियों में, और रन ऑफ कैसा, मूवमेंट कैसा, उसका सरफेस रन ऑफ है या ग्राउंड वाटर रन ऑफ है, सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेशन कि कैसे वो
तरल अवस्था से गैस अवस्था में से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता, वापस तरल अवस्था में परिवर्तित होकर वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो एक सर्कल कंप्लीट करता है। कैसे हम उस वाटर रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं और कैसे फिर उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी इस वाटर रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो सिंपल अर्थ में जो हाइड्रोलॉजी वो क्या है कि हाइड्रोलॉजी अर्थ सरफेस पर और इसके वातावरण में पाए जाने वाले जल के अकरेंस, स्टोरेज, मूवमेंट, सर्कुलेशन, यूटिलाइजेशन और कंजर्वेशन के अध्ययन से संबंधित है। और पूरे जो वाटर रिसोर्स है पूरे ग्लोबल लेवल पर, उसमें से 96.5% है ओशन के अंदर अवेलेबल है, जो सेलाइन वाटर है 0.9% है और 0.1 है वो अदर फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। 2.5% वो फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। तो ये पूरे वाटर है ग्लोबल लेवल के ऊपर अवेलेबल है, किस किस पार्ट्स के अंदर कितना वाटर अवेलेबल है। और जो हाइड्रोलॉजी टर्म्स है ग्रीक भाषा के दो वर्डों से लिया गया है। हाइडोर मीन्स वाटर और लोगोस मीन्स स्टडी या डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार जो हाइड्रोलॉजी क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वाटर है। जो वाटर है उसका क्रमागत या क्रमबद्ध अध्ययन है। हाइड्रोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसका हाइडोर मीन्स वाटर और लोगोस मीन्स होता है सिस्टमेटिक स्टडी या एग्जामिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वाटर है, तो इसलिए हाइड्रोलॉजी क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजी क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वाटर, जल का क्रमबद्ध अध्ययन। लेकिन जो वाटर है उसका एक अपना निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित लॉ है, एक निश्चित नियम है, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन फॉर्म वाटर की वो कंप्लीट होती है। और इस सर्कुलेशन फॉर्मेशन को कंप्लीट होने के लिए हीटिंग के बाद जब जल गर्म होता है तो वो अपनी तरल अवस्था से गैसीय अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो वो उष्मन, हीटिंग मीन्स उष्मन, और जब वो हीट हो जाता है तो इवेपोरेशन हो जाती है, इवेपोरेशन। और पेड़ पौधों से जो वाष्पन होता है उसको इवेपोट्रांसपोरेशन बोलते हैं। उसके बाद जब गैसीय अवस्था में जल ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होती है। उसके बाद ग्लेशिएशन, इन्फिल्ट्रेशन, जब प्रेसिपिटेशन या वर्षा का जल पृथ्वी के अंदर या धरातल के नीचे रिस कर चला जाता है और कुछ वर्षा का जल सॉइल मॉइस्चर के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये साइक्लिक जो सिस्टम है इसके अंदर ये कई तरह की प्रोसेसेस शामिल है। और ये जो वेरिएशन आता है इसकी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर जो चेंज आ रहा है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और जो सरफेस की प्रॉपर्टीज है उनमें विभिन्नताओं के कारण ये सर्कुलेशन एक चक्कर है वो कंप्लीट होता है। जल की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज आने का ये कारण होते हैं। उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी की मुख्य ब्रांचें निम्नलिखित प्रकार से है। सबसे पहले है केमिकल हाइड्रोलॉजी, जिसमें वाटर के वाटर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उन विशेषताओं का अध्ययन हम केमिकल हाइड्रोलॉजी के अंदर करते हैं। इको हाइड्रोलॉजी ये जो हमारा इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक संतुलन है, पारिस्थितिक तंत्र है, उस पारिस्थितिक तंत्र में बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उन कंपोनेंटों का हमारे हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस से किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का इंटरेक्शन है, उसका अध्ययन हम इको हाइड्रोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोजियोलॉजी मीन्स क्या है कि जो भूगर्भ के अंदर जो वाटर अवेलेबल है उसकी अवस्था का अध्ययन और कैसे उसका रन ऑफ हो रहा है उससे संबंधित अध्ययन हम हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स, ये जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस है और जो वाटर रिसोर्सेज है उनका अध्ययन करने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उसका जो अध्ययन है, जो मेजरमेंट है वो बेटर हो सके। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस और आईटी जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके, उनका इम्प्लीमेंट करके हम हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है उनका बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो साइंस होगी हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद हाइड्रोमीट्रियोलॉजी, कि जो जल की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर जो चेंज आ रहा है, जो जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज आने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कौन सी मौसमी घटनाओं से जल को प्राप्त हो रही है,
उस तरह का जो अध्ययन है वो हम हाइड्रोमीटरोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद है आइसोटोप हाइड्रोलॉजी। आइसोटोप हाइड्रोलॉजी में जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है, ये और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसके अंदर जितनी भी तरह की प्रोसेसेस होती है, उसके अंदर जो जल पाया जाता है उसकी एज क्या है, उस जल का ओरिजिन कैसे हुआ, उन सब का अध्ययन हम आइसोटोप हाइड्रोलॉजी के अंदर करते हैं। इसमें कार्बन 14 फैक्टर भी यूज किया जाता था पहले। उसके बाद है सरफेस हाइड्रोलॉजी। सरफेस हाइड्रोलॉजी क्या है कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाटर अवेलेबल है, चाहे वो लेक्स में हो, चाहे रिवर्स में हो, कैनाल में हो, उन सब का अध्ययन और हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उससे संबंधित जितने भी प्रोसेसेस है, उन सब का अध्ययन हम सरफेस हाइड्रोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद है ड्रेनेज बेसिन मैनेजमेंट। इस ड्रेनेज बेसिन मैनेजमेंट में जितना भी जो रिजर्वायर है, लेक्स है, झीलें हैं, तालाब है, उनके अंदर जितना भी स्टोरेज है, वाटर स्टोर का भंडारण जहाँ पर है, उनका अध्ययन हम करते हैं। और उनका अध्ययन करने के बाद फ्लड का प्रेडिक्शन करते हैं, किस एरिया के अंदर फ्लड आ सकता है। तो फ्लड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग एरिया के हम जोन बनाएंगे, ये कौन सा हाई प्रोन एरिया होगा, कौन सा लो प्रोन एरिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लड प्रोटेक्शन डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है वाटर क्वालिटी, कि जो जल रिवर्स में, नदियों में या झीलों में पाया जाता है, उसमें किस तरह के पोल्यूटेंट्स मिल गए हैं और पहले से कौन कौन से नेचुरल सोल्यूबल इसके अंदर पहले से ही अवेलेबल थे, जिसकी वजह से वाटर है वो पोल्यूटेड है या फ्रेश है। तो उस सब का अध्ययन हम वाटर क्वालिटी के अंदर करते हैं। उसके बाद है ये पोटामोलॉजी, लिम्नोलॉजी और ग्लेशियोलॉजी। जो पोटामोलॉजी है वो रिवर्स के अध्ययन से संबंधित है, रन ऑफ से संबंधित है। लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन से संबंधित है। और ग्लेशियोलॉजी जो बर्फ के अध्ययन से संबंधित है। तो ये कुछ मेजर ब्रांचेस थी हाइड्रोलॉजी की। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। फर्स्ट है वेबस्टर के अनुसार कि हाइड्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो अर्थ के ऊपर पाने वाले जल की तरल अवस्था और ठोस अवस्था और वातावरण में पाए जाने वाले जल की अकरेंस, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टीज के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद रघुनाथन कि हाइड्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल, जो वाटर यूज कर लिया है उसका निस्तारण या उसका निपटारण कैसे किया जाता है, उसके अध्ययन से संबंधित है। और ये एक ऐसा साइंस है जो जल के हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, जल चक्र है, उसके विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से संबंधित है। तो वो साइंस हाइड्रोलॉजी है। उसके बाद जार्विस के अनुसार यह एक ऐसा साइंस है जो अर्थ पर पाए जाने वाले जल की अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट से संबंधित है। उसके बाद मिंजर ने कहता है कि एक ऐसा साइंस है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल से संबंधित है। मिंजर के अनुसार हाइड्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो अर्थ पे पाए जाने वाले जल से संबंधित है। उसके बाद है ब्रास ने डेफिनेशन 1990 में दी थी। उसने कहा था कि हाइड्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द वाटर, कि जो हाइड्रोलॉजी क्या है, जल का अध्ययन है और ये जल के सभी पहलुओं का अध्ययन है, इन ऑल फॉर्म, और जो इसके ओरिजिन से, जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और जहाँ इसकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है अर्थ के ऊपर, उन सब का अध्ययन, कि आल जल के सभी पहलुओं का अध्ययन, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक जितनी भी प्रोसेसेस होती है, उन सब का अध्ययन हाइड्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्कॉलर्स इन हाइड्रोलॉजी। सबसे पहले लेमार्क थे, उन्होंने हाइड्रोजियोलॉजी एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद रॉबर्ट ई हॉटन, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न हाइड्रोलॉजी भी कहा था, इन्होंने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। उसके बाद डी के टोड, जिन्होंने ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए थे। उसके बाद विटी चो, जिन्होंने हैंडबुक ऑफ अप्लाइड हाइड्रोलॉजी लिखा। और आर जे चोरले, जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफिकल हाइड्रोलॉजी एक बुक लिखी। उसके बाद आर सी वार्ड, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलॉजी 1975 में पब्लिश की। उसके बाद रॉबर्ट ई हार्टन, ये पहले आ चुका है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न हाइड्रोलॉजी और जिन्होंने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी लिखी थी। उसके बाद
वर्ष ने जिन्होंने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का पब्लिकेशन करवाया। उसके बाद एच.एम. रघुनाथन जिन्होंने हाइड्रोलॉजी पुस्तक लिखी 1985 में। उसके बाद डी विस्ट ने जियो हाइड्रोलॉजी 1965 में लिखी। इनके अलावा भी कुछ बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी के विकास के या उसकी डेवलपमेंट के अंदर अपना योगदान दिया है। इन्हीं में से कुछ स्कॉलर सोचते हैं कि जो हाइड्रोलॉजी है वो वाटर साइकिल से संबंधित है। इनमें से कुछ विज्ञान ऐसे सोचते हैं कि जो वाटर साइकिल है वही हाइड्रोलॉजी है, जबकि कुछ स्कॉलर मानते हैं कि ये हाइड्रोलॉजी नहीं है बल्कि ये अप्लाइड हाइड्रोलॉजी है। तो इनमें से जो विद्वान है इनके अलग अलग मतभेद है। कोई इसको वाटर साइकिल मानता है, वाटर साइकिल की प्रोसेस से संबंधित मानता है, और कुछ विद्वान इनको अप्लाइड हाइड्रोलॉजी से संबंधित मानते हैं। उसके बाद है कि मेजर एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी, कि जो एक हाइड्रोलॉजिस्ट होता है उसके मेजर कार्य क्या क्या होते हैं। एक हाइड्रोलॉजी के अंदर जो हाइड्रोलॉजिस्ट होता है वो क्या क्या कार्य करता है। वो क्या कार्य करता है, पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा। वो हाइड्रोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करता है। वो हाइड्रोलॉजिकल डाटा क्या होगा, जैसे रेनफॉल डाटा है, स्नोफॉल डाटा है, और स्नोमेल्ट रेट क्या है, किस रेट से वो बर्फ पिघल रही है, रन ऑफ डाटा, रिमोट सेंसिंग डाटा, ग्राउंड वाटर डाटा, इन सब का डाटा वो कलेक्ट करता है। फिर क्या करता है, डाटा कलेक्शन के बाद क्या करता है, एनालिसिस ऑफ डाटा। उस हाइड्रोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस करता है, और फिर डाटा को एनालिसिस करके वो प्रेडिक्शन करता है कि किस एरिया के अंदर रेनफॉल है वो एक्सेस हुई है, किस एरिया के अंदर रेनफॉल कम हुई है। जहाँ पर रेनफॉल एक्सेस हुई है वहाँ फ्लड आएगा, जहाँ पर रेनफॉल कम हुई है वहाँ ड्रॉट आएगा। तो वो जो डाटा कलेक्ट किया और डाटा एनालिसिस के बाद उस डाटा के बेस पे उन एरिया की वो प्रेडिक्शन करता है कि कहाँ पर रेनफॉल एक्सेस हुई, एक्सेस होने से फ्लड आएगा या रेनफॉल कम होने से ड्रॉट या सूखा आएगा। इस तरह के प्रेडिक्शन एक हाइड्रोलॉजिस्ट करता है। तो ये मेजर एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और प्रेडिक्शन, ये तीन मेजर इसके एस्पेक्ट है हाइड्रोलॉजी के। उसके बाद है नेचर ऑफ हाइड्रोलॉजी। नेचर ऑफ हाइड्रोलॉजी में हम ये अध्ययन करते हैं कि नेचर ऑफ ए सब्जेक्ट के, किसी सब्जेक्ट का नेचर क्या होगा। तो वो नेचर ऑफ सब्जेक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट वो साइंस है या आर्ट है, इसका अध्ययन हम किसी भी विषय वस्तु की, किसी भी विषय की प्रकृति के अंदर करते हैं कि वो विषय की जो प्रकृति है वो कला है या विज्ञान है, या विज्ञान और कला दोनों है। तो एक साइंटिस्ट थे बेकन, उनके अनुसार कोई भी विषय विज्ञान कहला सकता है। बेकन के अनुसार कोई भी विषय विज्ञान हो सकता है जब उनमें ये चार विशेषताएं होंगी। पहला तो है कलेक्शन ऑफ डाटा, मीन्स जो आंकड़े हैं या तथ्य है उनको एकत्रित करना, मेजरमेंट फिर उनका मापन करना, एक्सप्लेनेशन फिर उनकी व्याख्या करना, और वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स या वेरिफिकेशन ऑफ लॉज, उन फैक्ट्स की, आंकड़ों की सत्यता की जांच करना। अगर कोई सब्जेक्ट ये चारों तरह की विशेषताएं रखता है तो वो सब्जेक्ट एक साइंस के रूप में माना जा सकता है। तो हाइड्रोलॉजी भी एक साइंस मान सकते हैं हम। ये एक हाइड्रोलॉजी भी एक साइंस है क्योंकि इसके अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा, इसमें हम रेनफॉल फ्रीक्वेंसी का डाटा कलेक्ट करते हैं, रेनफॉल मेजरमेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी का डाटा, स्ट्रीम फ्लो का, रन ऑफ का, इन सब से संबंधित आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं। फिर उन आंकड़ों का मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट हम किस लिए करते हैं, जैसे हम एस्टिमेशन ऑफ ग्लोबल वाटर बजट है, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल है, हम उनका मेजरमेंट करते हैं। फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे, जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वो कि जो वाटर रिसोर्सेज है वो किस किस फॉर्म में है, लिक्विड है, सॉलिड, गैस, ये किस फॉर्म में वो हमारे पास अवेलेबल है। और एक्सप्लेनेशन हम कुछ मैथमेटिक्स विधियों के द्वारा भी करते हैं। और जो लास्ट में वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, हमने जो ये डाटा इकट्ठे किए हैं, उनका मेजरमेंट किया है, एक्सप्लेनेशन किया है, फिर उनकी सत्यता की जांच करते हैं क्या क्या वो सच में आंकड़े सही है या नहीं है। तो कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है, कुछ एल्गोरिथम होती है जिनके द्वारा उन आंकड़ों के रिजल्ट की सत्यता की जांच की जाती है। तो इस तरह जो हाइड्रोलॉजी है एक साइंस है।
उसके बाद सेकंड है कि कोई भी सब्जेक्ट आर्ट हो सकता है। आर्ट कौन सा सब्जेक्ट होगा कि जो उस सब्जेक्ट का व्यवहारिक ज्ञान है, उस व्यवहारिक ज्ञान को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यूज किया जाता है, तो वो सब्जेक्ट आर्ट कहलाता है। तो हाइड्रोलॉजी भी एक आर्ट है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी के अंदर जितना भी ज्ञान जितना भी ये ज्ञान इकट्ठा किया जाता है, उस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए यूज किया जाता है, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज को ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसको यूज किया जाता है। तो इसलिए क्या है, हाइड्रोलॉजी एक आर्ट भी है। तो संक्षेप में क्या होगा, हाइड्रोलॉजी साइंस और आर्ट दोनों है। इसके बाद है स्कोप ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो जो जल है, जल हमारे प्राकृतिक जो संरचना है, जो प्रकृति की संरचना है, उनके अंदर एक सबसे परम तत्व है, क्योंकि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ये बात है इसकी दो कथनों से साबित हो जाती है, जैसे जलम जीवनम और बिन पानी सब सून, कि जल के बिना जीवन नहीं है और बिन पानी के कुछ भी सही नहीं है, बिन पानी सब सून है। तो ये जो दो कथन है, कथन इस पानी की या जल की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। जो जल विज्ञान का जो स्कोप है, वो स्कोप मुख्य रूप से जल की तरल अवस्था, जल की सॉलिड अवस्था और जल की जो मिश्रित मंडल है, उन मिश्रित मंडलों से संबंधित जो इसका स्कोप है बहुत ज्यादा व्यापक है। क्योंकि इसमें जल के अध्ययन के लिए हम वायुमंडलीय दशाएं, जो धरातलीय फ्लो है, धरातलीय प्रभाव है, और अध स्तर या भूमिगत जो प्रभाव है, उनके बारे में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम हाइड्रोलॉजी का स्कोप पढ़ना चाहें तो हमें जो जल की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, धरातल पर जो फ्लो है या भूमिगत जो फ्लो है, उनके बारे में नॉलेज होना है, ज्ञान होना जरूरी है। इस दूसरे शब्दों में क्या है कि हम हाइड्रोलॉजी का अगर अध्ययन करना चाहें तो हमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी और बॉटनी इत्यादि सब्जेक्टों के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। तो पूरे जो स्कोप है हाइड्रोलॉजी का, हम उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि P इक्वल टू R प्लस L। P मीन्स क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन, जो भूमि के ऊपर टोटल प्रेसिपिटेशन के रूप में कितना जल प्राप्त हो रहा है, वो चाहे मॉइस्चर के रूप में हो, चाहे वो रेनफॉल के रूप में हो, चाहे वो स्नोफॉल के रूप में हो, कितना रेनफॉल के रूप में या प्रेसिपिटेशन के रूप में जो वाटर है वो अर्थ सरफेस के ऊपर रिसीव हो रहा है, तो वो टोटल सप्लाई ऑफ वाटर मीन्स P, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद R है, R मीन्स रन ऑफ, जो सरप्लस वाटर है वो सरफेस से बहता हुआ किसी रिवर में या सागर के अंदर मिल जाता है, वो है रन ऑफ। उसके बाद L मीन्स लॉस, कि उस बहते हुए जल, जो वर्षा का जल जितना टोटल सप्लाई ऑफ वाटर हमें मिला है, उसमें से कितना पानी बहकर वापस चला गया है और कितना पानी ऐसा है जो इवेपोरेट हो गया है, जैसे वर्षा हुई है रिवर और सागर में पहुंचने से पहले ही वो वापस इवेपोरेट हो गया, या फिर उसका कुछ पार्ट्स भूमि के अंदर रिस कर अंदर चला गया, परकोलेट हो गया है, या तो इवेपोरेट हो गया है या परकोलेट हो गया है। तो टोटल सप्लाई ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन के रूप में हमें जितना जल प्राप्त होता है, उसमें से कितना जल रिवर्स और सागर के रिवर्स में चला गया या रिवर के द्वारा वो सागरों में चला गया है, और उसमें से कितना जल का लॉस हुआ है, चाहे वो दोबारा से इवेपोरेट हो गया, वाष्पित हो गया हो, या फिर वो दोबारा से रिस कर वो भूमि के अंदर चला गया हो, तो वो लॉसेज है। इसके अलावा जो हाइड्रोलॉजी का स्कोप है, उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स का अध्ययन भी शामिल करते हैं, जिनमें पहला है असेसमेंट ऑफ कैचमेंट रेनफॉल। असेसमेंट ऑफ कैचमेंट रेनफॉल, जिसकी हिंदी होगी जल ग्रहण वर्षा का आकलन, जल ग्रहण वर्षा का आकलन। सेकंड है असेसमेंट ऑफ कैचमेंट डिपेंडेबल फ्लो, असेसमेंट ऑफ कैचमेंट डिपेंडेबल फ्लो, जो आधारित प्रभाव है उसका आकलन करेंगे हम। उसके बाद थर्ड है डिजाइन फ्लड कंप्यूटेशन फॉर सेफ्टी ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, कि जो जलीय संरचना है, जलीय संरचना सुरक्षा के लिए बाढ़ डिजाइन करना, जलीय संरचना सुरक्षा के लिए बाढ़ डिजाइन
बाढ़ आकलन डिजाइन करना। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लॉसेस, हानि का, ये जल हानि का आकलन करना। कैलकुलेशन ऑफ यूजफुल लाइफ एंड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर्स, कि जो जलाशय है उनकी क्षमता और उपयोगी जीवन का आकलन। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर बैलेंस, कि जो हमारा जल संतुलन है उसका निर्धारण। प्रेडिक्शन ऑफ हैजार्ड एंड डिजास्टर, की जो हम जल से संबंधित डाटा कलेक्ट करते हैं उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हैजार्ड और डिजास्टर, जल से संबंधित जो डिजास्टर या हैजार्ड आते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इन सब का अध्ययन करने के बाद हम सस्टेनेबल कंजर्वेशन या कंजर्वेशन हमारे वाटर रिसोर्स की कर सकते हैं। तो सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ कैचमेंट रेनफॉल, जल ग्रहण वर्षा का आकलन। इसमें क्या किया जाता है, इस हाइड्रोलॉजी के स्कोप में हम क्या अध्ययन करते हैं, इसमें वर्षा से संबंधित सभी तरह के आंकड़ों को असेस किया जाता है, सभी तरह के आंकड़ों का आकलन किया जाता है, कि जैसे रेनफॉल फ्रीक्वेंसी, रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल रेनफॉल, इत्यादि आंकड़ों का अध्ययन हम इस असेसमेंट ऑफ कैचमेंट रेनफॉल के अंदर करते हैं। उसके बाद जो सेकंड है असेसमेंट ऑफ कैचमेंट डिपेंडेबल फ्लो, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है कि इसमें जल का सोर्स क्या है और सोर्स के अलावा स्ट्रीम फ्लो, हम इन दोनों का मेजरमेंट इस कैचमेंट डिपेंडेबल फ्लो में करते हैं। जल का सोर्स और जो स्ट्रीम फ्लो है, स्ट्रीम फ्लो की मेजरमेंट, उनका अध्ययन हम असेसमेंट ऑफ कैचमेंट डिपेंडेबल फ्लो में किया जाता है। और जो रन ऑफ की विभिन्नताओं के साथ साथ जो रेनफॉल है और रन ऑफ है, इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन पाया जाता है, कि जो रन ऑफ है और रेनफॉल है इन दोनों में किस तरह का रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, उन सब का अध्ययन हम असेसमेंट ऑफ कैचमेंट डिपेंडेबल फ्लो में करते हैं। उसके बाद जो थर्ड है डिजाइन फ्लड कंप्यूटेशन फॉर सेफ्टी ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इसमें जो जलीय संरचना है हम उसको ध्यान में रखते हैं कि जहाँ पर जल एक्सेस मात्रा में अवेलेबल है तो वहाँ पर मॉडल डिजाइन किए जाते हैं ताकि एक्सेस वाटर का हम सस्टेनेबल बेस तैयार कर सकें, हम डैम का निर्माण कर सकें, वहाँ डैम का निर्माण करके वाटर सप्लाई वो अच्छी तरह से कर सकें, अर्बन ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर सकें। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस है वो डिजाइन फ्लड कंप्यूटेशन ऑफ सेफ्टी ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के विषय के अंदर हम अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ लॉसेस, कि इसमें जो हमारा जलमंडल है या स्थल मंडल है या वायुमंडल है उनमें जल से संबंधित जो हानि होती है, चाहे वो इवेपोरेशन के अंदर हो, चाहे वो परकोलेशन के अंदर हो, चाहे वो इंटरसेप्शन के रूप में हो, तो वो जो जल का लॉस है हम उसका असेसमेंट इस पॉइंट के अंदर करते हैं, असेसमेंट ऑफ लॉसेस के अंदर करते हैं। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ यूजफुल लाइफ एंड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, कि इसके अंदर जो भंडार होते हैं वाटर, जो जैसे लेक है, झील है, रिवर्स है, उसमें हम कि उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं और वाटर के पोल्यूटेड होने से या वाटर के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर इम्बैलेंस होने से वहाँ की जो लाइफ है उसके ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उसका अध्ययन भी हम हाइड्रोलॉजी के स्कोप के अंदर करते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर बैलेंस, कि ये सारा डाटा हमने असेसमेंट ऑफ कैचमेंट रेनफॉल का अध्ययन आकलन किया, हमने कैचमेंट डिपेंडेबल फ्लो का अध्ययन किया, तो हमारा जल से संबंधित आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं। तो उसके आधार पर हम जो वाटर बैलेंस है उसको हम अच्छी तरह से निर्धारण कर सकते हैं। ये भी हाइड्रोलॉजी के विषय क्षेत्र का मुख्य विषय है। इसमें हम उस वाटर बैलेंस को इरिगेशन पर्पज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी समस्याओं के अध्ययन के लिए, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए या जनरेशन के लिए, फिशिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, इन सभी का अध्ययन हम डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर बैलेंस के अंदर करते हैं। उसके बाद है प्रेडिक्शन ऑफ हजार्ड एंड डिजास्टर, जब जल से संबंधित हर प्रकार का डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम उस डाटा के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर लेंगे कि किस एरिया के अंदर डिजास्टर की संभावना ज़्यादा है और कौन सा एरिया डिजास्टर से कम प्रभावित होगा। तो उस
जलीय आंकड़ों के आधार पर हम उस एरिया का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और ये भी हाइड्रोलॉजी के विषय क्षेत्र का मुख्य बिंदु है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें ये पता है कि कहाँ पर एक्सेस वाटर है, कहाँ पर वाटर की कमी है। तो हम जहाँ पर वाटर की कमी है वहाँ पर जहाँ पर एक्सेस वाटर है वहाँ से वाटर को कमी वाले स्थान पर भेजने के मेथड्स निकाल सकते हैं, ताकि हम जो वाटर रिसोर्स का मैनेज है वो अच्छी तरह से हो जाए। ये भी हाइड्रोलॉजी का जो स्कोप है उसका मुख्य बिंदु है। तो ये था स्कोप ऑफ हाइड्रोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी। जो हाइड्रोलॉजी का ऐतिहासिक विकास है वो कैसे हुआ, कौन कौन से युग में हुआ। तो जो वाटर है, जल है, हमेशा ही जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है उनके विकास का मुख्य बिंदु रहा है। जल हमेशा से ही जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर रहे हैं उनके विकास का मुख्य केंद्र रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ जो जल के विभिन्न पहलू है हमें उनका अध्ययन भी समझ में आने लगा, या उनका अध्ययन करने लगे। समय चेंज होता गया, विज्ञान का भी डेवलपमेंट हुआ, तकनीकी विकास ज्यादा होता गया, जिसके साथ साथ हमें जल की विभिन्न अवस्थाओं का, विभिन्न पहलुओं का ज्ञान होते गया। यदि हम पूरे हमारे हिस्टोरिकल या इतिहास में जाकर देखें तो जितनी भी मानवीय सभ्यताएं हैं और जितनी भी मानव की संस्कृति रही है वो सारी, या उनका विकास है वो सारा जल से प्रभावित रहा है। जितने भी सदाबहार नदियां हैं या जितने भी तटीय इलाके हैं जो जल से भरे रहते थे हमेशा, वहां पर मानव की अधिवास रहा है, या वहां पर मनुष्य के अधिवासों का समूहीकरण रहा है। और जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी वो नदियां प्राचीन सभ्यताओं का पालना भी कहलाती थी, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हुई है वो नदियों के आसपास या नदी वैलियों के अंदर विकसित हुई है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नील वैली सिविलाइजेशन है, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो इस तरह जितनी भी सिविलाइजेशन रही है उन सभ्यताओं का पालना भी ये रिवर्स कहलाई है। तो इस प्रकार क्या है कि जो जल है हमेशा से ही हमारे जो मानव अधिवास है या मानव के विकास का केंद्र बिंदु रहा है। तो एक विटिचो विद्वान थे, उन्होंने 1964 में जो जल विज्ञान है या जो हाइड्रोलॉजी है उनके ऐतिहासिक डेवलपमेंट को कुछ ईरा के अंदर डिवाइड किया है। और वो ईरा थे, पहला ईरा है पीरियड ऑफ स्पेकुलेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको परिकल्पनाओं या चिंतन युग, परिकल्पना या चिंतन युग, पीरियड ऑफ स्पेकुलेशन। उसके बाद पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स निरीक्षण युग, पहले था परिकल्पना युग, सेकंड था निरीक्षण युग, और पीरियड ऑफ मेजरमेंट थर्ड है पीरियड ऑफ मेजरमेंट मापन युग। उसके बाद पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन निरीक्षण युग, पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स निरीक्षण युग, पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण युग, पीरियड ऑफ एम्पिरिसिज्म अनुभववाद युग, पीरियड ऑफ राशनलाइजेशन वैज्ञानिकरण युग, और पीरियड ऑफ थ्योरीजाइजेशन सैद्धांतिक युग। तो विटिचो ने इन ईरा के अंदर हाइड्रोलॉजी की डेवलपमेंट को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले है पीरियड ऑफ स्पेकुलेशन। पीरियड ऑफ स्पेकुलेशन जो प्री क्रिश्चियन युग था, उस प्री क्रिश्चियन युग के दौरान ग्रीक, रोम और इजिप्ट के जितने भी दार्शनिक और इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर और निरीक्षण के आधार पर प्रकृति के द्वारा जो ज्ञान उनको मिला था उन ज्ञान को उन्होंने विचारों और सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया था, जिनमें मुख्य रूप से थे होमर, थेल्स, प्लेटो, अरस्तु, टिल्नी जैसे ये मुख्य दार्शनिक थे। इन सभी ने जल से संबंधित विचार व्यक्त किए थे। जैसे अरस्तु ने वाटर स्प्रिंग, ओरिजिन ऑफ सीज एंड और बिहेवियर ऑफ सी, सागरों के व्यवहार से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए थे। और इनके अनुसार क्या था कि जो वर्षा का जल है वो भूमि में पहुंचता है, और अरस्तु ने बताया था कि जो वर्षा का जल है वो भूमि में पहुंचता है और वहां पर स्टोर हो जाता है। इसी तरह जो मिस्र के लोग थे, मिस्र के लोगों ने भी 4000 BC पहले जो नील नदी है
उस नील नदी से जो वहां की बंजर भूमि है, बंजर भूमि को सिंचित करने की मांग की थी कि जो नील नदी से वहां पर कोई कैनाल लेके आए ताकि उनकी बंजर भूमि है वो सिंचित की जा सके। उसी तरह जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, उन्होंने भी अपने शहर को फ्लड से या बाढ़ से बचाने के लिए मिट्टी की दीवारें बना रखी थी। और जो अरस्तु है, अरस्तु ने ये बताया था कि जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के ऊपर नियमित अपवाह नहीं हो सकता, वाटर का नियमित अपवाह नहीं हो सकता है। तो इन सब चीजों से यह साबित होता है कि जो पीरियड ऑफ स्पेकुलेशन है, उस पीरियड ऑफ स्पेकुलेशन के दौरान भी लोगों को ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी के बारे में पता था। और यह पीरियड प्राचीन समय से लेकर 1400 ईस्वी तक का समय इस पीरियड के अंदर शामिल किया जाता है, पीरियड ऑफ स्पेकुलेशन के अंदर। उसके बाद सेकंड है पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण युग, जिसका समय 1400 से 1600 ईस्वी तक का समय इसके अंदर हम शामिल करते हैं। जब 13वीं शताब्दी के अंत तक जो जल की विभिन्न पहलू थे, उनसे संबंधित परिकल्पनाओं और अनुमान लगाने का जो प्रयास था वो हुआ 13वीं शताब्दी के अंत तक। जो ये जो परिकल्पनाएं थी, इन परिकल्पनाओं में जल से संबंधित विचार जो पहले से ज्यादा विकसित हो गए थे। और इस समय जो जल से संबंधित विचार जैसे प्रेसिपिटेशन से, इनफिल्ट्रेशन से, ग्राउंड वाटर स्प्रिंग से संबंधित जो विचार है वो इस समय के दौरान आने लगे, वो भी अक्षेत्रीय अध्ययन के लिए, कि पूरे वर्ल्ड पे अध्ययन न करके किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अध्ययन के परिणाम स्वरूप इनका जल का अध्ययन होने लगा। और इसमें एल.डी. विंसी, बर्नार्ड प्लीशी के दो मुख्य विद्वान हुए थे, एल.डी. विंसी और बर्नार्ड टिल्सी। इन्होंने जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, उस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को एक अच्छी तरीके से इन्होंने इस युग के दौरान समझ लिया था। और उन्होंने यह बताया कि जो वर्षा है और वर्षा का जो जल है, वर्षा के जल का जो रिसाव है वो कैसे होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताया था। और बाद में जो यही निरीक्षण जो इन्होंने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में किया था, तो ये जो निरीक्षण था, ये निरीक्षण द पिवोट ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बना। जो इन्होंने जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो कॉन्सेप्ट दिया था, वही आधुनिक युग के अंदर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आए हैं उनके लिए धुरी का काम बना था। और इसको बोला गया था द पिवोट ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। उसके बाद जो थर्ड है पीरियड ऑफ मेजरमेंट, मापन युग। जो इस युग के अंदर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से संबंधित जो मात्रात्मक आंकड़े थे, उनका अध्ययन इस पीरियड ऑफ मेजरमेंट के अंदर शुरू हुआ। और जिसका समय था 1600 से 1700 ईस्वी के दौरान ये जल से संबंधित आंकड़ों का मापन किया जाने लगा। इसमें हाइड्रोलॉजिकल और मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स का मेजरमेंट शुरू हो गया, जैसे रेनफॉल, रन ऑफ, इवेपोरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, रिवर डिस्चार्ज आदि से संबंधित आंकड़ों का मेजरमेंट है वो इस युग के दौरान या इस समय के दौरान स्टार्ट हुआ। उसके बाद है पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन। इस समय के दौरान जो समय 1700 1800 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय के दौरान या फिर ये कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के आरंभ में जो जल विज्ञान है, जो हाइड्रोलॉजी है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाने लगे और उन प्रयोगों के आधार पर परिमाण भी आने लगे। और जो पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन है, इसमें यही था कि विभिन्न प्रकार के टेस्ट होने लगे, उन टेस्टों के आधार पर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने लगे, जिनके ऊपर हाइड्रोलॉजी का अध्ययन किया जाने लगा। जो प्रयोग किए गए और जो परीक्षण किए गए, उनके परिणाम स्वरूप जल के अंदर विभिन्न प्रकार की थ्योरीज का निर्माण हुआ था, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण हुआ था। और इन सिद्धांतों के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, कुछ घटक शामिल है जो इस समय यूज किए गए थे। जैसे पहला है पिटोट ट्यूब, सेकंड है वोल्मैन करंट मीटर, थर्ड है बर्नौली थ्योरम, फोर्थ है बोर्डा ट्यूब, फिफ्थ है समीटन स्केल मॉडल, और नेक्स्ट है बर्नौली पीजोमीटर। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस समय के दौरान प्रयोग किया गया, जिसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर प्रयोग किए जाने लगे। उन प्रयोगों के आधार पर
परिमाण तैयार किए जाने लगे। उसके बाद है पीरियड ऑफ मॉडर्न हाइड्रोलॉजी। इस युग के दौरान जो 18वीं शताब्दी के अंदर जो प्रयोग और परिमाण का अध्ययन स्टार्ट हुआ था, उसके साथ साथ इस युग के अंदर एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई थी। इस समय के दौरान जो हाइड्रोलॉजी है, पहले परिमाण और प्रयोगों के आधार इसका स्टार्ट हुआ, अब इसके साथ साथ जो एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोलॉजी थी वो भी इस युग समय के दौरान किया जाने लगा। जो 1800 से 1900 का समय था, उसके दौरान ये महत्वपूर्ण जो एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोलॉजी है उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई थी। जो निरीक्षण और प्रत्यक्ष प्रमाण थे, उन आंकड़ों के आधार पर विभिन्न प्रकार की इक्वेशंस, विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल या सिद्धांत या विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलों का निर्माण किया गया, जिनमें से कुछ निम्नलिखित प्रकार हैं। जैसे हैगन ने 1839 से 1840 के बीच एक फॉर्मूला दिया था जिसको पियोसोलीज इक्वेशन ऑफ कैपिलरी फ्लो कहा जाता है। सेकंड था डार्सी ने 1856 में दिया था जिसको लॉ ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो कहा गया। उसके बाद ड्यूपिट ने 1853 में थेम्स वेल फॉर्मूला दिया गया। उसके बाद गिफन ने हर्ट्जबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ साल्ट वाटर बैलेंस। तो इस युग के अंदर की जो एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोलॉजी का भी विकास हुआ। पहले तो जो टेस्ट होते थे, टेस्ट के आधार पर जो परिमाण आते थे, उनके साथ साथ इस युग के अंदर एक्सपेरिमेंटल बेस जो वाटर की स्टडी है वो इस युग के अंदर होने लगी थी। और इस युग के अंदर जो यूरोप है और जो यूएस के विद्वान हैं, उन्होंने हाइड्रोलॉजी को दो शाखाओं के अंदर भी डिवाइड कर दिया था, जैसे सरफेस हाइड्रोलॉजी और ग्राउंड वाटरलॉजी। तो इस युग के अंदर जो यूएस और यूरोप के विद्वान हैं, उन्होंने ग्राउंड जो हाइड्रोलॉजी है उसको दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी और सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी। उसके बाद है पीरियड ऑफ एम्पिरिसिज्म, जो 1900 से 1930 के समय विकसित हुई। 20वीं सदी की शुरुआत के अंदर भी वो सारे विषय शामिल थे जो हम पिछली समय के दौरान पढ़ रहे थे। 1800 से 19वीं सदी के दौरान 19वीं सदी के दौरान जो विषय पढ़ रहे थे वो विषय अब हम इस समय के दौरान भी पढ़ रहे थे। और जो 20वीं सदी की शुरुआत थी उसमें जो हाइड्रोलॉजी संबंधित विचार थे वो अनुभव पर आधारित थे। पीछे जो जितने भी टेस्ट हुए थे, जितने भी थ्योरीज बनी थी, उनके आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर ही इस समय के दौरान हाइड्रोलॉजी की स्टडी की गई। उसके बाद नेक्स्ट है पीरियड ऑफ राशनलाइजेशन, जो 1930 से 1950 के समय के दौरान हाइड्रोलॉजी का ये फेज सामने आया। और इस समय में जो हाइड्रोलॉजी है उसका जो विकास है वो वैज्ञानिक रूप में हुआ, जिसकी कुछ फैक्टर्स है, जिसकी कुछ मुख्य बातें हैं। वो मुख्य बातें क्या थी कि जो हाइड्रोलॉजी है इस समय उन समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाने लगा, या उन पहलुओं का अध्ययन किया, समस्याओं के अध्ययन के लिए उन पहलुओं का अध्ययन किया जो पिछले समय के दौरान अनछुए रह गए थे। इस समय के दौरान क्या हुआ, इस वैज्ञानिक युग में क्या हुआ कि जल से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उन पहलुओं का भी अध्ययन किया गया जो पिछले समय के दौरान उन विषयों को छुआ भी नहीं गया था। तो ऐसे विषयों के बारे में भी इस युग समय के दौरान हाइड्रोलॉजी के अंदर उन विषयों का अध्ययन किया जाने लगा। और सेकंड है रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का विकास हुआ है इस समय के दौरान, जो शेरमन ने 1932 में दिया था। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी R.E. हार्टन ने 1933 में दी थी, और R.E. हार्टन को फादर ऑफ मॉडर्न हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद नॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी बाय थीस द्वारा दी गई थी 1935 के अंदर। और 1941 के अंदर एक्सट्रीम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंबल बाय गंबल द्वारा ये दी गई थी। उसके बाद बर्नार्ड द्वारा हाइड्रोमीट्रोलॉजी सिद्धांत दिया गया था। और इस समय के दौरान विभिन्न प्रकार की जल से संबंधित लैबोरेटरीज का निर्माण भी इस समय के दौरान हुआ। जल से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई 1930 से 1950 के दौरान। उसके बाद है पीरियड ऑफ थ्योराइजेशन, जो 1950 से लेकर अब वर्तमान तक का समय इसके अंदर
शामिल किया जाता है। इसमें जल से संबंधित जितने भी आंकड़े थे उनका वैज्ञानिक विश्लेषण, उनको अनुभव के आधार पर, और जितनी भी जल से संबंधित समस्याएं थी उन सभी का हल है, वो सॉल्यूशन है, पूरी तरह से सैद्धांतिक या थ्योरियों के उपागम के अंदर ये परिवर्तित हो गया। जितने भी जल के आंकड़े थे वो चाहे अनुभव पर आधारित हो, चाहे वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित हो, और जितनी भी जल से संबंधित समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन हो, उन सभी का संबंध वैज्ञानिक सैद्धांतिक उपागम या थ्योराइजेशन से में परिवर्तित हो गया। थ्योरीज के रूप में ये परिवर्तित, सिद्धांतों के रूप में ये परिवर्तित हो गया। जैसे मेथोडोलॉजी में परिवर्तन हो गया, शिफ्ट ऑफ मेथोडोलॉजी पहला पॉइंट है इसके अंदर, शिफ्ट ऑफ मेथोडोलॉजी। पहले अनुभव पर आधारित अप्रोच होती थी, पहले जितनी भी स्टडी हुई है वो अनुभव आधारित थी, तो वो अनुभव आधारित अप्रोच थ्योरेटिकल अप्रोच के अंदर परिवर्तित हो गई, तो शिफ्ट ऑफ मेथोडोलॉजी। मॉडर्न जो थ्योराइजेशन है इसके अंदर क्या हुआ, शिफ्ट ऑफ मेथोडोलॉजी। शिफ्ट ऑफ मेथोडोलॉजी क्या है कि जो इंपेरिकल अप्रोच थी वो इंपेरिकल अप्रोच किसमें परिवर्तित होगी, टू थ्योरेटिकल अप्रोच। तो जो शिफ्ट ऑफ मेथोडोलॉजी है। सेकंड क्या है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकली जो एनालिसिस है उसका उपयोग बढ़ गया है इस युग के दौरान। और जो लैब में है, लैब में जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा था या जलीय डाटा था उनका विश्लेषण बहुत तीव्र गति से होने लगा, क्योंकि कंप्यूटर्स का प्रयोग करके हम डाटा को इजीली और फास्टली एनालाइज कर सकते हैं कंप्यूटर के प्रयोग से। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन है, वो हाइड्रोलॉजी की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करने में सहायक सिद्ध हुई है। और जो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया गया है इस समय के दौरान। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मैकेनिज्म है उसको पूरी तरह से स्टडी कर लिया गया है, पूरी तरह से उसको समझ लिया गया है। और 1961 से 1970 का जो डिकेड था वो यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल डिकेड घोषित किया गया था, ताकि जो हाइड्रोलॉजी से संबंधित विषय है उनकी तरफ स्कॉलर्स का ध्यान आकर्षित हो सके। उसके साथ साथ जो हाइड्रोलॉजी है उस हाइड्रोलॉजी के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी जो रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस है, जीपीएस है, इनका भी सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लोरेशन है उनके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया है। नेक्स्ट, ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हाइड्रोलॉजी का उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। जैसे सिविलाइजेशन नदियों के किनारे पर विकसित हुई लगभग 5000 से 6000 वर्ष पहले, और उसी समय 5000 और 6000 वर्ष पहले वाटर मैनेजमेंट की कनाल, वेल्स और नालों के रूप में जो जल का प्रबंध किया जाता था। और उसके बाद 3800 ईयर्स पहले जो वाटर का फ्लो रेट है और जो रिवर के अंदर वाटर का फ्लो रेट और जो वाटर यील्ड है उसको मॉनिटर किया गया इजिप्टियंस के द्वारा। 2300 ईयर्स एगो, 2300 ईयर्स पहले जो रेनफॉल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौटिल्य द्वारा इंडिया के अंदर यूटिलाइज किया गया था। उसके बाद 1400 से 1600 ईस्वी के बीच में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से संबंधित अध्ययन किया जाने लगा, जिसमें प्रेसिपिटेशन, रिवर वाटर प्रेसिपिटेशन से आता है, इस तरह के विचार इस दौरान विकसित हुए। उसके बाद 1600 से 1800 ईस्वी में मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ग्राउंड वाटर फ्लो और भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो फैक्ट थे हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड वो इस समय के दौरान विकसित हुए। और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द साइंटिफिक स्टेटस ऑफ हाइड्रोलॉजी, वो 1950 के दौरान हाइड्रोलॉजी को जो सब्जेक्ट है उसको मान्यता मिली या पूरी उसको पहचान मिली 1950 के दौरान। और करंट जो 21st सेंचुरी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है हाइड्रोलॉजिकल साइंस के अंदर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाने लगी है, जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, बहुत सारे ब्रेक थ्रू मिले हैं हाइड्रोलॉजी को, जिसकी वजह से ये जो सब्जेक्ट है उसका महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हाइड्रोलॉजी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था। आशा कि आपको समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था और ये कंप्लीट हो गया है।